सदर जिला हेडक्वार्टर बिहार शरीफ शहर के मोहल्ला नए सराय में मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन के एक मशावरती नशिस्त ज़ेरे तमाम सुपर माइंड क्लासेस के मुनक़द हुई, जिसकी नक़ाबत मारूफ मुआलिज डॉक्टर तस्कीन आज़मी ने फरमाई। नशिस्त का अहम मौजू उम्मत के हालात और हमारी ज़िम्मेदारियाँ थीं। इस प्रोग्राम का आगाज़ इस्लामी रवायात के मुताबिक कारी शकील अहमद के तिलावत कलाम पाक से हुआ। नशिस्त के दौरान मौजूद मुक़र्ररीन ने इस्लामी तालीमात पर ख़ास रोशनी डाली। साथ ही कहा कि मुस्लिम लड़कियों को तालीम से आरास्ता कराना नहायत ज़रूरी है। इस दौरान डॉक्टर शहज़ादी फ़ातिमा, डॉक्टर कहशा, डॉक्टर हैना शमायम, डॉक्टर मुबशिर हयात, डॉक्टर सरफराज आलम, समाजी रहनुमा दानिश मलिक, बिहार शरीफ के साबिक़ रुकन असम्बली सैयद नौशादुन्नबी व दीगर लोगों ने इस्लामी तालीमात पर ज़ोर दिया और कहा कि इस्लाम और कुरान ने तालीम पर ख़ास रोशनी डाली है। जबकि इस दौरान हैदराबाद से बिहार शरीफ पहुंची डॉक्टर व शरिया कानून की रुकन आज़मा ज़हरा ने तफसील से उम्मत के हालात पर रोशनी डाली। उन्होंने ये आ चुके हैं। आपसे गुजारिश है कि आप अपने घर से निकलिए, अपने बच्चे अपने बच्चियों की अच्छी तालीम के लिए आगे आइए। हम लोग अगर पीछे हटें तो फिर हम लोग गुनाहगार हैं, है ना। हम लोग आगे बढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपकी बारी है। बच्चों को हमेशा आगे तालीम के लिए क्या कहते हैं, बढ़ावा देना चाहिए। और मुझे बहुत ही ख़राब लगता है जब मेरे पास लोग आते हैं और पूछते हैं कि मुझे तो मैं किसी रेडियोलॉजिस्ट के पास भेज दी हूँ तो पूछते मुझे फ़ीमेल डॉक्टर चाहिए। अगर आप बच्चियों को पढ़ाएंगे नहीं तो फ़ीमेल डॉक्टर्स मिलेगी, ज़रूर पढ़ाइए। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, हर फील्ड में ज़रूरत है, सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, हर जगह ज़रूरत है। तो आप ये सोचिए, आप अपने बच्चियों को नहीं पढ़ा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो आप उम्मीद कैसे लगा रहे हैं कि हमको ये चीज़ वहाँ मिलेगा। जाहिर सी बात है फिर आपके कौम के लोग वहाँ नहीं रहेंगे। तो आपको जब आगे बढ़ना है, अल्लाह ने कहा है इस्लाम में कि तालीम का हाथ थाम लो। जो तालीम का हाथ थाम लेगा, जो भी रिलीजन, वो हमेशा आगे रहा है और हमेशा आगे रहेगा। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। शुक्रिया। यह माइक तो 2 लाइन बस बोलेंगे। एक तो कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छे से इन लोगों ने, बिहार शरीफ वालों ने ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं उन लोग को मुबारकबादी देना चाहती हूँ। बहुत ही मेहनत किया है और पहली बार किया है, तो इसलिए ज़ोरदार ताली। उन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। दूसरा, थीम भी बहुत अच्छा है, विमेंस एजुकेशन, जो आज के दिन की ज़रूरत है। ये कहा जाता है कि एक औरत को आपने पढ़ा दिया तो समझिए पूरे घर को पढ़ा दिया, पूरे सोसाइटी को पढ़ा दिया, पूरे नेशन को पढ़ा दिया। तो विमेंस एजुकेशन की इतनी अहमियत है कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और थोड़ा इम्प्रेशन तो है पूरे दुनिया में ही समझिए, और स्पेशली हमारे इंडिया में भी इम्प्रेशन है कि मुसलमानों में एजुकेशन कहाँ है, स्पेशली औरतों में। तो इस बात को भी हम लोग थोड़ा चैलेंज ले लें और इस तरह से हम लोग इसको दिखाना चाहेंगे कि नहीं है एजुकेशन। और सही शहज़ादी ने कहा है कि मेरे पास भी बहुत सारी पेशेंट आती हैं, हमको रेडियोलॉजिस्ट भी लेडी चाहिए, एनेस्थेटिस्ट भी लेडी चाहिए, तो भाई हम कहाँ से देंगे लेडी। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि बचपन से पढ़ाइए, लड़कियों को डॉक्टर बनाइए, जो भी बनाइए उनको ये नहीं कि लड़के पढ़ें और लड़कियां कम पढ़ें। उनकी शादी करना है, उसको मेन एम मत रखिए। शादी तो है लेकिन मेन एम है कि एजुकेशन दे, अपने आप शादी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, नौकरी भी मिल जाएगी। तो और डॉक्टर तस्कीन भी काफ़ी मेहनत किए हैं और सभी लोग बहुत, डॉक्टर अथर भी काफ़ी इसमें लगे हैं। इनफैक्ट इन्हीं का ये मास्टर ब्रेन है दीनियात और इंटेलेक्चुअल मीट, जिसका हम लोग को पता ही नहीं था, लेकिन ये शुरू से ये सब कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं सब लोग। जब मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए कोई जब नहीं आया है तो आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। और हाल ही में अबू धाबी में इतनी अच्छी ओपनिंग उद्घाटन हुई है, उससे आपको और अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे मुस्लिम ममालिक हमारी क्या मदद करेंगे। तो अब इंतज़ार करना बंद कर दीजिए कि कौन आएगा हमको, वो हमारा लीडर, हमारा रहबर बनेगा, वो डॉक्टर हमको लीड करेगी। वो अब हमको जो भी करना है खुद करना है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसे शाहीन जो स्कूल चल रहा है और जो हमारी बच्चियाँ हैं, जो हमारे भाई हैं तालीम के लिए,
अब जैसे हम लोग तकसीम साहब ने बताया भी कि हम लोगों को जो करना है एडुकेशन के लिए, अपना अस्पताल चाहिए, अपना स्कूल चाहिए, अपना इदारा चाहिए। हम लोग मांगते मांगते शहर में थक जाएंगे, देने वाला कोई नहीं, लेने वाला 1000 है। ये घर घर की आप पूरी दौलत ही बांट दीजिएगा तो ख़त्म नहीं होगा। 2022 से मैं शहर में आया हूँ, कंटिन्यू रह रहा हूँ, एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जो मांगने वाले नहीं आते हैं, और 99.9% सब मुसलमान ही होते हैं। ख़राब भी लगता है, मजबूरी भी होता है, अफसोस भी आता है। तो हम लोग पहले ये ठान लें अपने अपने घर में जाके, एक हाथ में कुरान लेके, कि सच में हम लोग मुसलमान हैं। एक बार पब्लिक भी तो बोल सकते हैं मुसलमान है, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारे दिल में है? नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के। यहाँ माबूद तो बन के बैठा है पैसा, करने वाली ज़ात सिर्फ दौलत है, अल्लाह ख़त्म हो चुके। ये हकीकत है शहर की। अच्छी बात करेंगे, महफिल में माइक दे दीजिएगा तो बहुत सारे स्पीकर रहेंगे। ये डोनेशन जो है ना, वो फैशन हो चुका है आज के टाइम में। हम डोनेशन वैसे ही लोग को दे रहे हैं जहाँ मेरा प्रमोशन हो, मेरा ब्रांडिंग हो, या मेरा अपना हो। ये सब चीज़ों को हम लोग को सच्ची नीयत से, आज हमारी नीयत अच्छी है, आज AMD यहाँ तक पहुँचा है, किसी न किसी की नीयत बहुत अच्छी होगी। आफ्ताब भाई ने जो टीम बनाई, हम लोगों को जो बड़े भाई हैं हमारे, उन्होंने बहुत अच्छी बात सिखाई कि भाई देखो, काम होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि हम करें। कोई काम कर रहा है ना, वो हमारा काम है, दीन का काम है, उसमें जुड़ जाओ, उसको ताउन कर दो, उसका मददगार बन जाओ। वो काम हो रहा है, ये सोच के हम काम करें कि दीन का काम है, कोई भी कर रहा है, कोई भी करेगा, हम उसकी मदद करेंगे। ये इलाहा इल्लल्लाह रहे ये बिर्द ज़ुबान, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तरब रहे के पुगाला, इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। है महबे वजद सरे बाज़्म कायनात अभी, है महबे वजद सरे बाज़्म कायनात अभी। सुरूद कौनो मकान, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये विज़न, ये जो सोच है, बहुत बड़ी सोच है और बहुत अच्छी सोच है। हमारे डॉक्टर्स ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है इन चीज़ों के लिए। तो हम लोग भी इस पर काफ़ी ज़माने से काम कर रहे हैं, और हमारी मैडम ने बड़ी अच्छी बात की थी, कुरान पाक से जोड़ करके देखने की बात कही गई थी। तो बहुत सही बात है कि ज़ुबान से निकला, ज़हन में कुछ गया ही नहीं। कुरान पाक क्या बता रहा है हमको? कुरान पाक जीने का सलीका सिखाता है हमको, लेकिन चूँकि हम उसकी मीनिंग जानते नहीं हैं, अरबी में पढ़े, ज़ुबान से निकला, ज़हन में कुछ गया ही नहीं। तो कुरान पाक को हर मुसलमान अपने घर में एक आदत बना ले कि सुबह उठने के बाद मीनिंग के साथ, मानी के साथ, जैसे अभी हमने कई जगह देखा, सांप्रदायिक शक्ति, कम्युनल फोर्सेस ने जिहाद को फैलाया पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, कि जिहाद का मतलब है गैर मुस्लिमों का कत्ल करना। जिहाद का मतलब गैर मुस्लिमों का कत्ल। जबकि कुरान पाक के पहले पारे में, मेरी आदत है, सुबह उठते हैं, हम पॉलिटिकल आदमी ज़रूर हैं, लेकिन सुबह उठना और फजर के नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत मानी के साथ, ये मेरा रोज़मर्रा का काम है। तो कुरान शरीफ के पहले पारे में जिहाद को जो अल्लाह ने फरमाया कि जिहाद क्या है, जिहाद को 4 पैमाने पर परोसा गया है। पहला कि खुदा की खुदाई पर अगर कोई दावा करे
तो तलवार उठाओ जिहाद है। और जो एनआरसी और सीएए आया था, एनआरसी और सीएए, तो तुम जिस मुल्क में रह रहे हो, जिस मुल्क में तुम रह रहे हो, अगर उस मुल्क से वहां की सरकार भी अगर तुमको हिजरत करने पर मजबूर करे तो अपनी सरकार के खिलाफ तलवार उठाओ, ये जिहाद है। और नफ्स पर काबू, जिहाद कबीरा, नफ्स पर काबू, चोरी, बेईमानी, डकैती, जनाकारी, हर तरह की बुराई से अपने को दूर रखो, ये जिहाद है। तो कहाँ जिहाद में बताया गया है कुरान पाक में कि गैर मुस्लिमों का कत्ल करो, ये जिहाद है? तो जब आप पढ़िएगा कुरान शरीफ को, मुताला कीजिएगा, उसका मानी समझिएगा, तब ना लोगों को बताइएगा कि कुरान पाक के किस पारे में क्या है। और कुरान शरीफ पीस और शांति का मैसेज देता है, ना कि आतंकवाद का, दंगा का, फसाद का। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। मुख्तार भाई बैठे हुए हैं, जनाब मुतवल्ली साहब सोगरा वक्फ स्टेट, हम लोग लगे हुए हैं, मीटिंग पर मीटिंग हम लोग की हो रही है। हुजूर हमारे यहाँ नहीं है पीर साहब, उनसे भी बराबर मीटिंग हम लोग की चल रही है। बहुत सारा मसला भी है। हमारी जो मुस्लिम बच्चियाँ हैं, कोचिंग जाती हैं, स्कूल जाती हैं, सही मुकाम उनके पास नहीं है पढ़ने का, जाने का, बैठने का, उठने का। तो उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल, उर्दू कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, इसको बनाने के लिए ज़मीन का सिलेक्शन भी हम लोग कर लिए हैं। बहुत जल्द जनाब मुतवल्ली साहब ने ज़मीन का इंतज़ाम कर दिया है, हमारे पीर साहब ने। बहुत जल्द उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल हम लोग बनाने जा रहे हैं। एक बड़ा हॉस्पिटल जो कोरोना के टाइम में जो बेबसी था हमारे समाज के लिए, मतलब कोरोना को भी धर्म से जोड़ दिया गया कि जो कोरोना आया है ये मुसलमान के कोख से आया है। तो उस तरफ भी हम लोगों ने गौर किया कि एक बड़ा आलीशान हॉस्पिटल बिहार शरीफ में होना चाहिए। क्या हिंदू क्या मुसलमान सबका इलाज होगा, ये नहीं कि खाली मुसलमान का इलाज होगा। क्या हिंदू क्या मुसलमान सबका इलाज होगा, लेकिन अपना एक पहचान रहेगा, अपनी एक बपौती रहेगी कि हमारा हॉस्पिटल है। और A to Z डॉक्टर, चाहे वो सर्जन हो, गायनो हो, फिजिशियन हो, हर तरह के बड़े से बड़े डॉक्टर वहाँ रहेंगे। बड़ा आलीशान हॉस्पिटल इंशाल्लाह बनेगा। तो स्कूल का काम, कॉलेज का काम, हॉस्पिटल का काम, और बहुत सारी ज़मीनें बरसों से पड़ी हुई हैं सोगरा वक्फ स्टेट की, करोड़ों अरबों की चीज़ है, ऐसे ही पड़ी हुई है बेकार, एक पैसा आमदनी नहीं है। तो जहाँ पर हार्ट ऑफ टाउन में है, वैसी ज़मीन पर आलीशान मॉल वगैरह भी बनाने का हुजूर पीर साहब से बात हुई है हमारी। मुख्तार भाई काफ़ी लगे हुए हैं। इतना कंस्ट्रक्टिव मुतवल्ली, इतना काम करने वाला, कानून का जानने वाला, समझदार अभी तक सोगरा वक्फ स्टेट को नहीं मिला था। एक अच्छे मुतवल्ली इस बार हम लोग को मिले हैं, जानकार हैं, बहुत तरह की जानकारी इनके पास है। तो इनका काफ़ी ताउन मिल रहा है। अभी वक्त की कमी है, हम लोग नेता आदमी हैं, माइक पकड़ेंगे तो घंटों चलेगा मामला, इसलिए हम अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को, डॉक्टर्स एसोसिएशन को, मेरी लेडीज़ डॉक्टर, सबसे पहले सैल्यूट हम करते हैं आप लोगों को कि आप लोग आके माइक पकड़ा और अपनी बातों को आप रख रहे हैं दिलेरी के साथ, ये सबसे बड़ी बात है। और बहुत खुशी हुई हमको देख करके। इंशाअल्लाह आप लोगों को अल्लाह तरक्की दे और खूब मजबूत रहिए। और हम लोगों का ताउन हमेशा आप लोगों के साथ है। जब हमारी ज़रूरत हो आवाज़ दीजिए, हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। सबसे मैं मुखातिब कर रही हूँ। मैं ममनून व मशहूर हूँ अतहर साहब की और दीगर जैसे हमारी डॉक्टर ज़रीन रहमान साहिबा हैं और भी हैं कि आप सब ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों की इस इंटेलेक्चुअल डिस्कशन का हिस्सा बन सकूं। और मैं कोशिश करूंगी कि कुछ अपने मेरे तजुर्बात से और जिस तरह हम ख़वातीन में काम कर रहे हैं, तो हालात हाज़िरा और हमारी एक इंटेलेक्चुअल्स की क्या ज़िम्मेदारी है, इस पर अपने पॉइंट्स रख सकूं। प्रॉब्लम्स तो, चैलेंजेस तो कम्युनिटी के सामने बहुत कुछ हैं,
लेकिन आज की इस मीटिंग में बहुत ही मुअज़्ज़ज़ ज़िम्मेदार हज़रात की बातें सुनकर एक बात समझ में आ रही है कि अब इस वक्त हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी अक्रॉस इंडिया है, एक जानिब हमारी रिलीजियस लीडरशिप थी और एक जानिब सियासी लीडरशिप थी, लेकिन अब इंटेलेक्चुअल जो एजुकेटेड क्लास है वो भी आगे बढ़कर अपना एक लीडरशिप रोल प्ले कर रहे हैं और वो उभर रही है, और उसके लिए आप लोग सब बहुत काबिल मुबारकबाद हैं। मैं ये समझती हूँ कि कम्युनिटी के जो नीड्स हैं, कम्युनिटी के जो रिक्वायरमेंट्स हैं और उसकी जो ज़रूरतें हैं, उस पर जब तक कि हमारी निगाह और नज़र ना हो, हम अगर सिर्फ़ कुछ चीज़ों पर इक्तफ़ा कर लें तो ये हमारी तरफ से कोई खैर के काम नहीं होंगे। डेवलपमेंट का कोई एजेंडा अगर ना हो तो फिर हम सिर्फ़ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज पर लोगों को दीन इस्लाम की खिदमत और मदरसे के हद तक हम नहीं बाकी रह सकते, बल्कि इसके साथ साथ जो कुछ हमारी लाइफ की रिक्वायरमेंट्स हैं, इन सब के बारे में हमको सोचना होगा, सॉल्यूशंस ढूंढना होगा, रास्ते तलाश करना होगा। और ये काम आप जैसे हजरात जो कि क़ानून पर, तालीम पर, हेल्थ पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर, पॉलिटिक्स पर, हर चीज़ पर निगाह नज़र रखते हैं, आप लोग ये बहुत अहम अजीम रोल इस वक्त प्ले कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं अपना ज़्यादा तारुफ नहीं दूंगी, लेकिन बताना चाहूँगी कि मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह मौका दिया कि मैं मेडिकल हेल्थ सर्विसेज में भी खिदमत कर सकूं। 2002 में जब गुजरात राइट्स हुए थे तो हैदराबाद से हम लोग 4 लेडी डॉक्टर्स, हमारी अपनी एक छोटी सी तंजीम थी, उसका एक ट्रस्ट था, मुस्लिमात ट्रस्ट, तो हम सर्विस और ख़िदमत के लिए वहाँ पहुँचे और वहाँ के कैंप्स में हमने सर्विसेज दिए। उस वक्त हमने ये बात महसूस की कि एक कम्युनिटी जिसके पास सिर्फ मकान और दुकान के अलावा कोई एजेंडा नहीं है, तालीम से जो दूर हैं, तो जब उनकी राइट्स की बात आती है तो देयर आर नो एडवोकेट्स और उनका कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं, तो फिर उनके ऊपर अगर ऑपरेशन हो तो बचाना बहुत मुश्किल होता है। आज भी हम देखते हैं कि वी आर स्टक बिटवीन टू थिंग्स। एक जानिब है ऑपरेसिव गवर्नमेंट और दूसरी जानिब है हमारे पास एक बहुत ही बड़ा तबका जो गरीब है, जहालत में है और अनअवेयर है, वाकिफ़ नहीं है। चाहे हम मामला लेकर देख लें कि अस्साम में अगर चाइल्ड मैरिज के नाम पर 4000 केस बुक होते हैं तो वहाँ देर आर मल्टीपल थिंग्स। एक जानिब ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, ख़ानदान हैं जो वो नहीं जानते कि बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज में अगर शादी कर दी जाएगी तो एक दिन जाकर ये क्रिमिनल एक्ट बन सकता है और उनके शौहर, बाप या काजी हजरात जेल जा सकते हैं। अवेयरनेस की कमी, साथ ही साथ वहाँ पर कोई कम्युनिटी लीडरशिप ना होने की वजह से आप देखते हैं कि माओं ने बस आधार कार्ड बना दिया, बनाते वक्त इस बात की तवज्जो नहीं दी कि क्या वाकई उनकी बच्ची किस उम्र की है, बस अंदाजे पे नाम उम्र लिखा दी और आज वो माँ रो रही है कि मुझे पता नहीं था कि ये एक मेरी गफलत या गलती मेरे बच्ची के लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम होगी। यानी आप लोग वाकिफ़ होंगे कि वहाँ एंटीनेटल कार्ड्स जब बनाए जा रहे थे तो उस वक्त जो रिकॉर्ड्स उसमें एजेस थे वो सारी इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट को दी गई और एक लिस्ट बनी कि ये बच्चियों की शादी 18 साल से पहले हुई है। लेकिन ये एक रिफॉर्म मेजर है, चाइल्ड मैरिज एक्ट एक इस्लाही कोशिश है, लेकिन हुआ ये कि वो बिल्कुल एक क्रिमिनल ऑफेंस बन गया और कुछ शोहर पॉक्सो एक्ट में भी बुक हुए। तो देखिए, एक है लीगल चैलेंजेस और एक है सोशल चैलेंजेस और एक है एजुकेशनल चैलेंजेस। ये सब चीज़ों के बीच हमारे साथ जो हमारी कम्युनिटी है वो गरीब है, इलिटरेट है, हर तरह से अनअवेयर है और हम ऐसे सर्कमस्टेंसेस में एक फ़िक्र और कोशिश के साथ एक खिदमत हम अंजाम देना चाह रहे हैं। तो इसके लिए जितनी ज़रूरत है कि हम, यानी अगर कुछ लोग प्रोटेस्ट करते हैं, मुजाहरा करते हैं, जैसे कि शाहीन बाग मूवमेंट हुआ है, तलाक़ के वक्त हमने अपने पर्सनल लॉ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाई है, साथ ही साथ हमारा एक बहुत बड़ी खिदमत और मेहनत होना चाहिए अपनी कम्युनिटी को तालीमी मैदान में और हर एतबार से सेल्फ़ सफिशिएंट बनाने के लिए, ताकि जो दूसरी कम्युनिटीज़ मेहनत करके आगे बढ़ रही हैं, हमारा भी एक डेवलपमेंटल प्लान और एजेंडा हो।
जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बात रखना चाहते हैं कि हम जितनी भी तंजीमों को देखे हैं, चाहे वो रिलीजियस हों, सोशल हों या फिर पॉलिटिकल हों, बराए नाम ख़वातीन का एक रिप्रेजेंटेशन होता है। विमेन फॉर्म 50% ऑफ द कम्युनिटी। हम 50% हैं। हमारी तालीम, हमारी तरबियत, हमारी तरक्की का एजेंडा ये अक्सर यानी आप देखेंगे कि जमातों के हों या इदारों के हों, एजेंडे में बस एक मखसूस एक कुछ हद तक होता है। लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है कि ना सिर्फ लड़कियों के लिए स्कूल, कॉलेज और विमेंस के लिए हॉस्पिटल, बल्कि हर जगह जहाँ लीडरशिप रोल है, जहाँ खिदमत का काम है, वहाँ पर भी विमेन की लीडरशिप और विमेन का इक्वल पार्टिसिपेशन जब तक ना हो, कम्युनिटी का एक ऑलराउंड डेवलपमेंट काफ़ी मुश्किल हो जाता है। विमेन में बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं, वो इस तरह से कि उन पर घर के बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। दूसरी, जो कमिटमेंट और डेडिकेशन से औरतें काम करती हैं, बाज़ औक़ात मर्द उस तरह नहीं कर पाते और सेंसिटिव बहुत होती हैं, तकलीफ़ को समझती हैं, हालात से ज़्यादा वाकिफ़ होती हैं। इस एतबार से उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा इस कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशन बन सकता है। अब हम जैसे कि देखते हैं कि जब मुस्लिम पर्सनल लॉ को तब्दील करने के लिए तलाक़ को निशाना बनाया गया, हलाला का इल्ज़ाम हम पे लगाया गया, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हुई। तो जहाँ हम हुकूमत से कहते हैं कि हमारा ये दस्तूरी हक़ है, इसको आप नहीं छीन सकते, अदालत में जाकर हम इसके लिए एक नुमाइंदगी की जाती है हमारे तंजीमों की जानिब से, साथ ही साथ हमारे पास एक हेल्पलाइन की ज़रूरत है, हेल्प डेस्क की ज़रूरत है, और कम्युनिटी में कुछ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एक मैकेनिज़्म हो ताकि हमारी ख़वातीन या हमारे घर के ख़ानदानी या मियाँ बीवी के झगड़े जो मैराइटल डिस्प्यूट्स हैं अदालतों और कोर्टों में ना जाएं, बल्कि हम विद इन द कम्युनिटी अपने सॉल्यूशंस को ढूंढें और हम जो है अपने विमेन को वो राइट्स दें जो शरीयत और इस्लाम उनको देता है। हमारी सोसाइटी थोड़ी सी सोशली कुछ हद तक दीन इस्लाम शरीयत पर है, लेकिन कुछ रिवायतें और तौर तरीक़े हमारे पास बहुत जनरेशन से आ रहे हैं जिसका शरीयत से कुछ लेना देना नहीं है। अब जिस स्टेट में आप हैं यहाँ पर देखिए, मैंने बाजी से नाम पूछे थे, अब जब हम बिहार की बात कहते हैं तो दो नाम हमारे सामने आते हैं, बी अम्मा का नाम आता है और फिर हमारे सामने नाम आता है आपके जो ट्रस्ट की बात हो रही है बेगम सुगरा। उस टाइम पे 200 इयर्स बैक कितनी विजनरी वो खातून थी और कितना बड़ा उनका एक डीप इम्पैक्ट रखने वाला एक कंट्रीब्यूशन था। वो एक एम्पावर्ड वुमन थी। एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट हमको सही देना है। एम्पावरमेंट का माना ये नहीं कि वो फेमिनिज़म वाला एम्पावरमेंट जहाँ हम अपने हुदूद को छोड़कर अपने शरीयत के दायरों को हटाते हुए हम ये समझें कि बस हमारी मर्ज़ी, बल्कि विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ शरिया और हम अपने हुदूद को, लिमिट्स और बाउंड्रीज़ को समझते हुए कैसे अपनी खिदमत से, अपनी सलाहियत से, अपने पास जो कुछ टैलेंट है उससे हम कम्युनिटी की सर्विस कर सकें, खिदमत कर सकें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रियल कॉन्सेप्ट ऑफ विमेन एम्पावरमेंट ये कम्युनिटी के सामने देना है। हमारा यूथ, हमारा नेक्स्ट जनरेशन, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और उनके लिए भी हमको बहुत यानी फ़िक्रमंद होना है। आप लोग नेशनल फील्ड में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है और आप उसमें जो फ़िक्र है, जो आइडियोलॉजी है, वो पूरी तरह से ज़ाफ़रानी फ़िक्र है। क्या हम अपने बच्चों को उस फ़िक्र में पूरी तरह रंगे जाने के लिए छोड़ सकते हैं? हमारे तहफ़्फ़ुज़ के मैकेनिज़म्स क्या हैं? कैसे हम अपनी बक़ा और दिफ़ा करेंगे? हमारा सर्वाइवल एज़ ए मुस्लिम कैसे होगा इस कंट्री में? हमारी आइडेंटिटी कैसे बाकी रहेगी? हम अपने हक़ के लिए एक पीसफुल और एक लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस स्ट्रगल कैसे कर सकते हैं? ये बहुत म्यूज़िक एंटरटेनमेंट के नाम पर, चाहे योगा, सूर्य नमस्कार हो या डांस प्रोग्राम्स हों, ये भी हर स्कूल कॉलेज में शामिल किए गए हैं और छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को डांस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। इसका हम आप कैसे मुकाबला करें? फिर हमारी हिस्ट्री है, हमारी लैंग्वेज है, हमारा कल्चर है, ये सब चीज़ें हमारी जो आइडेंटिटी और पहचान है आहिस्ता आहिस्ता
इरोजन हो रहा है, वैल्यूज़ का इरोजन हो रहा है, मॉरल डिग्रेडेशन है, वेस्टर्न कल्चर का इम्पैक्ट है। अभी आप देखिए हर तरफ प्राइड मार्च हो रहा है, LGBT कल्चर इन्फ्लुएंस कर रहा है। आवर कम्युनिटी इज़ बम्बार्डेड विथ सो मच ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। जब ये तहजीबी अलगार होगी और इतनी तेज़ रफ्तार तहजीबी अलगार होगी जो सोशल मीडिया से आएगी, TV से आएगी, कॉलेज के एनवायरनमेंट से आएगी, किस तरह हम सर्वाइव कर पाएंगे? इसके लिए जितना इम्पॉर्टेंट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जितना इम्पॉर्टेंट है हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उतना ही इम्पॉर्टेंट है अपना मीडिया, एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन, चाहे वो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, कम्युनिकेशन। जो फ़िक्रमंद लोग हैं, जो थिंक टैंक हैं, जिन्होंने कुछ चीज़ें पॉइंट्स कम्युनिटी के लिए तैयार किए हैं, वो मैसेजेस उन तक जाएं। अगर हम फिक्र कर रहे हैं NRC आ रहा है, हमारे डॉक्यूमेंट्स के सिलसिले में हम किस तरह हमारी कम्युनिटी से कनेक्टेड रहें, आपस में क्या नेटवर्क रहे हमारा, और कैसा मैसेज ऊपर से नीचे तक ट्रिकल डाउन हो, इसके लिए हमारी मस्जिदों का क्या रोल हो सकता है, कम्युनिटी सेंटर कैसे बन सकती हमारी मस्जिदें, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मीडिया मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ों के बारे में हमको सोचना होगा। लीगल चैलेंजेस के बारे में सोचना होगा। फिर जो इदारे खड़े हो रहे हैं उन इदारों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो, उसके बारे में भी सोचना होगा। चीज़ें उतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं हैं जितनी, यानी अगर आप देखेंगे TV में, अखबार में या सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे पेश की जाती हैं। मेरा अपना यानी एनालिसिस ये है कि स्टिल देयर इज़ स्कोप, और हम काम कर सकते हैं। हमने अपनी कम्युनिटी के पोटेंशियल को हार्डली 10 या 15% ही टैप किया है। देयर इज़ एन अनटैप्ड पोटेंशियल इन द कम्युनिटी। कम्युनिटी इज़ अवेयर, कम्युनिटी वांट्स टू डू समथिंग। कौम के अंदर बस हमको बताइए हम क्या करें, कैसे करें, एक फ़िक्रमंदी आ चुकी है। सो इट इज़ द राइट टाइम वी गिव देम अ डायरेक्शन, और कम से कम 3 चीज़ों में हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, एजुकेशन में, हेल्थ में, और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी जो हमारा इकनॉमी और फाइनेंस है। हमने 2007 बनाए, गरीब बस्तियों में नेटवर्क्स बनाए, और उनको जो कॉन्सेप्ट दिया कि आप अपने पैसे की सेविंग करिए और बिलासूदी कर्जा अपने ही यानी आपके ग्रुप में जो पैसे जमा होंगे उसी से लोन लीजिए। 2007 से आज 2024 है। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने जितने ग्रुप्स बनाए हैं, आज नियरली 5000 औरतें हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में हैं। हर ग्रुप में 10 से 15 ख़वातीन, उनका जो रोज़ का 1 रुपया जमाती थी, आज वो 10 रुपये भी जमा रही हैं। उनका कॉर्पस ग्रुप का किसी का ग्रो हो के 2 लाख 2.5 लाख का भी कॉर्पस है, उसी में से वो कर्जा लेती हैं। कोई अपने घर में जैसे कपड़े वो पोटली बना के रखती थी, तो आज वो अलमारी के लिए कर्जा ले रही हैं। कोई मिट्टी और सूद से बचने के लिए कर्जा ले रही हैं। और हम हर महीना तकरीबन 18 से 22 लाख रुपए कर्ज देते हैं, बिल्कुल 5,000, 10,000, 15,000 के, यानी 200-250 औरतें आके कर्ज लेती हैं, फिर रिटर्न करती हैं। वो हमारी तरफ से हम पैसा नहीं देते। ये सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए यानी 1.5 से 2 करोड़ का जो हम माइक्रो फाइनेंस करते हैं, उसके लिए हमको 5 से 8 लाख रुपए जस्ट फॉर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स खर्चा होता है। लेकिन एक 8 लाख रुपए की खिदमत से हमने कई औरतों को सूद से बचाया है, और कई ख़वातीन जो हैं सेविंग्स कर रही हैं, बचत कर रही हैं, सूद से बच रही। तो देखिए, सिर्फ तकरीर करने से कि सूद से बचिए काफ़ी नहीं होगा। हमको मैकेनिज़्म सॉल्यूशंस देना होगा, यानी कि आपको फाइनेंशियल सॉल्यूशंस देना होगा, हेल्थ सॉल्यूशंस देना होगा, मैरिज के लिए प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए सॉल्यूशंस देना होगा। और जब ये सॉल्यूशंस देना है तो उसके लिए वक्त भी देना है, कमिटेड लोगों की भी ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम जुड़े हुए हैं ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन एसोसिएशन में और शरिया कमेटी में, जो हम हिजाब का केस है कर्नाटका का, वो सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम अपनी जितनी भी नेटवर्क ऑफ विमेन है AMD के साथ इंशाल्लाह कोऑर्डिनेट करेंगे। आप लोग वाकिफ़ होंगे कि हिजाब का जो केस है, इस पर हम लोगों को बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सख्त तजुर्बा हुआ है। नोबडी टुक अप द गर्ल्स, जो कर्नाटका में अकेली तनहा थी। एक जानिब कोर्ट कह रहा था, जजेस कह रहे थे, अगर ये एसेंशियल टू इस्लाम है, इसके लिए आप कुछ पेपर लाइए।
और दूसरी जानिब लोग कह रहे थे कि नहीं, यूपी में इलेक्शंस हैं, हम हिजाब का केस अभी टेकअप नहीं करेंगे। सारी जमातों ने उसको छोड़ दिया, जो कि बहुत तकलीफ़ दे बात है कि हमारी बेटियों को दो चीज़ों के बीच में वो फंस गई और वो हार गई, और अदालत ने उनको जजमेंट दे दिया हिजाब इज़ नॉट एसेंशियल टू इस्लाम। और उसके बाद उसको जब सुप्रीम कोर्ट में टेकअप किया गया तो अब यहाँ पर हमको 2 जजेस का स्प्लिट वर्डिक्ट आया है, जो कुछ हद तक राहत है। लेकिन हिजाब का इश्यू फिर इलेक्शंस आएंगे, फिर उठाया जाएगा। आप और हम जितनी मेहनत कर रहे हैं लड़कियों को स्कूल कॉलेज में लाने के लिए, अगर हिजाब एक ऑब्स्टिकल बन जाए तो कुछ बच्चियां तालीम से महरूम हो जाएंगी और कुछ बच्चियां हिजाब से महरूम हो जाएंगी। ये दोनों चीज़ें भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो हमको फोर्सी करना है, आगे सियासत भी होगी, नफ़रत के भी और माहौल बढ़ेगा। हम अपने हुकूक़ को कैसा बचा सकते हैं, इसमें इंशाअल्लाह आप जैसे हजरात जो एक इंटेलेक्चुअल तबक़ा है इसके बारे में ज़रूर रहनुमाई भी करें, और इंशाअल्लाह ताला हम आपका साथ देंगे, पूरी तरह साथ दें। जज़ाकल्लाहु खैर। हुजूर की सीरत आपसे क्या मुतालबा करती है उसको तो अंदाज़ा कर लीजिए। कुरान के तर्जुमे से महज कुरान दानी नहीं आ जाएगी, कुरान फहमी नहीं आ जाएगी। बहुत बसीरत चाहिए, बहुत फहम चाहिए, बहुत इल्म चाहिए उसके लिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का कौल है, किसी ने पूछा कि कुरान को कैसे समझे, कहा कि हुजूर की सीरत को देखो। अब हुजूर की सीरत ही नहीं पढ़ते, हुजूर की सीरत तो खंगालते नहीं हैं। उनकी ज़िंदगी के, उनकी शख्सियत के जो मुख्तलिफ वो हैं उनको समझने की कोशिश नहीं करते। क्या आप खड़ा कर लें, मेडिकल कॉलेज खड़ा करके, कोचिंग इंस्टीट्यूशन से ला करके, आपको एजुकेशन का विजन रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। हमारी सबसे बड़ी तबाही का बहस यह है कि आज़ादी के बाद से जब हमारे पास रिसोर्सेज थे, ज़राए थे, हमारे अंदर बासर हज़रात बैठे हुए थे जो तालीम के लिहाज से भी, अपने कनेक्शंस के लिहाज से भी, अपने असरात के लिहाज से भी काफ़ी कुछ इफ़ेक्टिव हो सकते थे। उन्होंने तालीम का कोई विजन ही कंस्ट्रक्ट नहीं किया। बहुत छोटी जगह जो हिंदुस्तान के दक्षिण में है, ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं हैं। हाँ, जो लोग तारीख़ ज़्यादा पढ़ते हैं उससे इत्तफ़ाक़ रखते हैं। इस सरज़मीन पे यहाँ पे कदम रखा और उम्मत का दर्द लेकर के खड़े थे आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखते हैं और उसके बाद इहदिनस्सिरातल मुस्तक़ीम इहदिनस्सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह ताला एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम डॉक्टर्स की ये जो कोशिश है, अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाई है। अल्लाह ताला जिन कामों का अज़्म किया गया है, अल्लाह ताला आपकी नुसरत के बग़ैर कोई काम नहीं हो सकता। या रब्बुल आलमीन अपनी रहमत नाज़िल कर दीजिए, काम में बरकत अता फरमाइए, ज़िम्मेदारों को सेहत अता फरमाइए। अल्लाह ताला आसानियाँ अता फरमाइए, वसाइल ज़राए में सहूलतें अता फरमाइए। अल्लाह ताला मुश्किलात को दूर फरमा दीजिए। अल्लाह ताला हिफाजत का